डॉक्टर साहब अभी AQI वगैरह कैसा चल रहा है? नमस्कार, दूरदर्शन और स्वास्थ्य मंत्रालय के इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संजीव उपाध्याय। इस वक्त जैसा कि हम सब जानते हैं, त्योहारों का मौसम है, 2 दिन बाद दिवाली है और इस समय बाजारों में भीड़ है। बाजारों में भीड़ ऐसी है कि लोग घर से निकलते हैं सोचकर कि हम 1 घंटे में लौट आएंगे, तो उनको इसके मुकाबले कई घंटे लग जाते हैं। ट्रैफिक का भी यही हाल है जो हर साल होता है और 2 साल बाद ये तीसरी दिवाली ऐसी है जब कोविड के केसेस सबसे कम हैं। पिछले कुछ महीनों से लगातार कोविड में जो कमी देखी गई है, उसके बाद लोगों में ये भावना तो जरूर आ गई है कि अब कोविड तो चला गया, तो इसलिए लोगों ने मास्क लगाना बंद कर दिया। अगर आप बाजारों में जाएं तो आपको मास्क लगाए हुए लोग इक्का दुक्का कोई दिख जाएंगे, और जिसने मास्क लगाया होता है उसको भी लोग शायद अब इस तरह से देखते हैं कि पता नहीं इन्होंने क्यों लगाया हुआ है, अब कोविड तो है नहीं। लेकिन सच्चाई कुछ और है। इस समय विशेषज्ञों का यह कहना है कि ओमिक्रॉन के वेरिएंट्स, ओमिक्रॉन जो खुद वेरिएंट है, उसके भी सब लीनिएजेस इस तरह से चिंता पैदा कर रहे हैं कि अगर कभी ऐसा हुआ कि स्थिति बिगड़ी यानी मामले बढ़े, तो फिर वही हालात हो सकते हैं जो हम नहीं चाहते। दुनिया के कुछ हिस्सों में इसको लेकर चिंता है और विशेषज्ञों का यह कहना है कि त्योहारों के मौसम में जब लोग एक दूसरे से मिल रहे हैं और कोई एहतियात नहीं बरत रहे हैं, तो खतरा बढ़ सकता है। कैफ भोपाली ने कहा है कि आग का क्या है, पल दो पल में लगती है, बुझते बुझते एक जमाना लगता है। कोविड 2.5 साल पहले शुरू हुआ था और अब तक कोविड का खतरा दुनिया में बरकरार है। हमें क्या करना है इस मौसम में ताकि हम त्योहारों का आनंद भी उठाएं, त्योहारों को मनाएं, लेकिन हम सुरक्षित भी रहें? हम विशेषज्ञ बताएंगे और विशेषज्ञों से बेहतर इस बात को कौन बता सकता है। स्टूडियो में बहुत स्वागत डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, आप प्रोफेसर हैं पल्मोनरी मेडिसिन एंड क्रिटिकल केयर एम्स के, साथ ही हम सब जानते हैं एम्स के पूर्व डायरेक्टर, और कोविड के दौरान पूरे देश को सही और सटीक जानकारी आपके माध्यम से मिलती रही। हमारे साथ स्टूडियो में डॉक्टर सुजीत कुमार सिंह, आप फॉर्मर डायरेक्टर NCDC और आजकल आप प्रिंसिपल कंसल्टेंट हैं NCDC के। हमारे साथ जुड़ रहे हैं मुंबई से डॉक्टर रमन गंगा खेड़कर, जो सीनियर साइंटिस्ट हैं, साथ ही आप फॉर्मर हेड हैं ECD डिवीजन यानी एपिडेमियोलॉजी एंड कम्युनिकेबल डिजीजेस डिवीजन के हेड रहे हैं ICMR में। आपका भी बहुत स्वागत डॉक्टर रमन गंगा खेड़कर। और हमारे साथ जुड़ गए हैं डॉक्टर हेमंत ठक्कर, आप भी मुंबई से, जो सीनियर फिजिशियन हैं और पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट हैं ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल से। बहुत स्वागत डॉक्टर ठक्कर आपका भी। और चर्चा की अब शुरुआत करते हैं। डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, अगर हम जो नए वेरिएंट्स को लेकर अचानक बहुत सी बातें शुरू हो गई हैं और जो इस हेडलाइन के साथ आ रही हैं कि विशेषज्ञों की बड़ी चिंता ओमिक्रॉन के वेरिएंट्स को देखकर, क्या है मामला इस समय और क्या हम समझें पूरी स्थिति को? अगर हम अभी स्थिति देखें तो कई वेरिएंट्स आ रहे हैं जो हम ओमिक्रॉन के सब लीनेजेस आपने कहा उस टाइप के हैं। जब हम वेरिएंट की बात करते हैं तो जैसे हम कई सालों से कह रहे हैं कि एक होता है वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट और एक होता है वेरिएंट ऑफ कंसर्न। ये जो वायरस है और RNA वायरस है, ये म्यूटेट करता रहेगा। जब भी वो किसी व्यक्ति में इन्फेक्ट करता है, वहाँ पे वो मल्टीप्लाई जब वायरस होता है तो कई दफ़ा उसमें प्रॉब्लम्स आके वो म्यूटेंट या वेरिएंट बन जाता है जी। ज़्यादातर जो वेरिएंट्स हैं वो वेरिएंट्स ऑफ इंटरेस्ट होते हैं कि वेरिएंट हुआ लेकिन उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं हुआ। कुछ ऐसे वेरिएंट्स होते हैं और ओमिक्रॉन के कुछ ऐसे वेरिएंट्स अब आ रहे हैं जो वेरिएंट्स ऑफ कंसर्न होते हैं। जब हम वेरिएंट्स ऑफ कंसर्न कहते हैं तो 3-4 चीज़ें हो सकती हैं। एक तो ऐसा वेरिएंट आया जो ज़्यादा जल्दी फैलता है, पहले वाले वेरिएंट से ज़्यादा ट्रांसमिसिबल है और लोगों को इन्फेक्शन करेगा और इसलिए ज़्यादा केसेस हो सकते हैं। दूसरा ऐसा वेरिएंट आया जिसने इम्यून एस्केप मैकेनिज्म पा लिया है कि वो वैक्सीन का या पुरानी इन्फेक्शन का जो आपको प्रोटेक्शन है उसको तोड़ लेता है और आपको फिर से इन्फेक्शन हो जाता है जी। तीसरा वो ऐसा वेरिएंट आया जो ज़्यादा सीवियर इन्फेक्शन कर सकता है, जिससे डिजीज़ ज़्यादा सीवियर हो, हॉस्पिटलाइजेशन ज़्यादा सीवियर हो, डेथ्स ज़्यादा हो। और एक हम चौथा कहते हैं कि ऐसा वेरिएंट आया जिससे टेस्ट करने का जो आपके किट्स हैं वो उस वेरिएंट को पिकअप ना कर पाए।
अभी तक जो अच्छा। हम देख रहे हैं, जो वेरिएंट्स ऑफ कंसर्न है, और वो काफ़ी आ रहे हैं क्योंकि ये वायरस जो है रेगुलरली म्यूटेट करेगा और आगे भी म्यूटेट करेगा। तो वेरिएंट्स ऑफ कंसर्न जो आ रहे हैं उनमें दो चीज़ें हम ज़्यादातर देख रहे हैं। एक तो ये कि वे ज़्यादा ट्रांसमिसिबल हैं, अच्छा, ज़्यादा जल्दी फैल रहे हैं। हमने देखा कि जैसे जैसे वेरिएंट्स आए, डेल्टा वेरिएंट आया वो ज़्यादा फैलता था, फिर ओमिक्रॉन आया वो भी ज़्यादा फैलता था। इसके जो सब लीनेजेस हैं ये भी और ज़्यादा ट्रांसमिसिबल हैं, मतलब एक व्यक्ति और से ज़्यादा लोगों को बीमारी दे सकता है। दूसरी चीज़ ये है कि ये इम्यून एस्केप मैकेनिज्म इस वायरस में आस्ता आस्ता डेवलप हो रहा है कि जिनको पहले इन्फेक्शन हुआ था, कई लोग सोचते हैं मुझे कोविड हो चुका है एक दफ़ा, मुझे नहीं होगा, या मुझे वैक्सीन लगा ली अब मुझे कोविड नहीं होगा। तो इम्यून एस्केप मैकेनिज्म भी इस वेरिएंट में है, जिससे अगर आपको पहले वैक्सीन लग चुका है या आपको काफ़ी टाइम हो गया है कोविड हुए, तो आपका इम्यून सिस्टम जो है वो थोड़ा कम हो गया और ये इन्फेक्शन फिर से हो सकता है। अच्छी बात यह है कि अभी तक जो वेरिएंट्स आए हैं ओमिक्रॉन लीनियज के, ओमिक्रॉन माइल्डर डिजीज़ करता है जी, उसमें कोई ज़्यादा हॉस्पिटलाइजेशन और डेथ्स नहीं है। तो हॉस्पिटलाइजेशन बढ़ी नहीं है, डेथ्स बढ़ी नहीं है। लेकिन इसमें मैं एक राइडर डालना चाहूँगा कि हम ये जानते हैं कि जिनको कोमॉर्बिडिटीज़ हैं या जो बुजुर्ग लोग हैं, उनमें उनकी जो बुजुर्ग मतलब जो कोमॉर्बिडिटीज़ के कारण या एज के कारण इम्यूनिटी जो कम होती है उसके कारण उनमें सीवियर डिजीज़ होने का हमेशा डर रहता है, इसलिए उनको ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो अब सब लोगों को यही डर है कि कहीं ऐसा वेरिएंट और इवॉल्व ना हो जाए जी, और कुछ एक वेरिएंट है जो हम कहते हैं रिकॉम्बिनेंट बन के आया है, कि ऐसा वेरिएंट कोई ना इवॉल्व हो जाए जो तीसरी चीज़ मैंने कही कि ज़्यादा सीवियर डिजीज़ भी ना कर दे। इसलिए हम ये कहते हैं कि ज़्यादा सावधानी बरतने की ज़रूरत है, ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है और पूरी नज़र रखने की ज़रूरत है। हम ये नहीं कह सकते कि अब सब कुछ भूल के हम आगे निकल सकते ये वेरिएंट कहाँ जा रहे हैं, इस पर निगरानी की ज़रूरत है। डॉक्टर सुजीत सिंह, जो बात अभी डॉक्टर गुलेरिया कह रहे हैं कि अभी ये वेरिएंट ऑफ कंसर्न की जो बात आती है, अब ये हमारी नज़र में तो हैं ये, लेकिन अभी तक ऐसा मामला अभी तक लगता नहीं है कि ये गंभीर बीमारी करेंगे। लेकिन अगर मीडिया रिपोर्ट्स देखी जाएं, पिछले कुछ दिनों में हमने देखा है कि लगातार इस तरह की चिंताएं जताई जा रही हैं और विशेषज्ञों के हवाले से बातें कही जा रही हैं। तो फिर अगर ऐसी बात नहीं है तो फिर अचानक ये चिंता क्यों, और ख़ास तौर पर जिन वेरिएंट्स की बात हो रही है, क्या वो भारत में हैं या नहीं भी हैं? तो आने में तो अब दुनिया के किसी भी कोने में किसी वेरिएंट को कोई वक्त तो ज़्यादा लगता नहीं, क्या कहेंगे आप? नहीं, आपने बहुत ही सटीक बात कही और इस बात को मैं डॉक्टर गुलेरिया की बात से आगे जोड़ना चाहूँगा कि आज के सिनेरियो को अगर हम देखें दुनिया में, तो विश्व स्वास्थ्य संगठन भी कहता है कि जब तक कि दुनिया के किसी भी देश में स्थिति पूरी तरह से संभली नहीं है, तब तक खतरा हर देश को बराबर बना हुआ है। पहली चीज़ तो जो खतरे का अंदेशा है वो इसी से हमको आता है। एक तरफ तो हम सिंगापुर, चाइना, साउथ कोरिया को देखें, जहाँ पे कि हमें केसों की बढ़ोतरी दिख रही है, हॉस्पिटलाइजेशन की भी बढ़ोतरी दिख रही है सिंगापुर की अगर बात करें तो। जी हाँ, और इसी प्रकार अगर हम दूसरी तरफ देखें तो जर्मनी, फ्रांस, यूरोप के देश हैं, ब्राज़ील देखें तो साउथ अमेरिकन देश है, और यूनाइटेड स्टेट्स है। तो ये और इसी के साथ दूसरी बात अगर हम करें कि यहाँ पे कौन से वेरिएंट हैं, यूरोप में एक अलग किस्म के वेरिएंट चल रहे हैं, साउथ को ये सिंगापुर वगैरह में अलग है। तो हमारे लिए दोनों ही वे तरह प्रकार के वेरिएंट्स हैं जिनमें कि फैलाव तेजी से होता है और जिनमें हॉस्पिटलाइजेशन तेजी से बढ़ रहा है, जो हमको बिल्कुल रिसेंट पास्ट में देखने को मिला है। जो विशेषज्ञों के हवाले से जो स्टेटमेंट की आप बात कर रहे हैं वो इन्हीं पे ज़्यादातर बेस्ड है कि अगर हमको दूसरे देश में ये मिल रहा है तो हमारे देश में भी उसकी संभावना है। अब हम अपने देश के परिदृश्य की भी बात करते हैं, तो हमारे यहाँ भी जीनोमिक वेरिएंट्स मिले हैं, जो कि आप कभी कभी टीवी में देखते होंगे कि हमारे यहाँ XBB मिल गया या BF7 मिल गया या BQ.1 मिल गया, ये मिल गया। अब उसका सिग्निफिकेंस क्या है? उसका सिग्निफिकेंस ये है कि ये वो वेरिएंट हैं जिन पे कि हमारे जीनोमिक एक्सपर्ट्स, इंसाकॉक के एक्सपर्ट्स पैनी निगाह रखे हुए हैं, क्योंकि ये वेरिएंट दूसरे देश में एक चैलेंजिंग सिनेरियो दे रहे हैं। तो अगर दूसरे देश में दे रहे हैं तो हमारे देश में क्या होगा? लेकिन साथ ही मैं एक बात कहना चाहूँगा कि अगर हम पूर्व के अपने एक्सपीरियंस को देखें तो कोई ज़रूरी नहीं है कि जो वेरिएंट ने अमेरिका में, UK में या साउथ अफ्रीका में एक किस्म की तबाही मचाई, जैसे कहना चाहिए हाई ट्रांसमिशन दिया या सीवियर डिजीज़ दी, वो हमारे देश में भी उसी प्रकार बिहेव करेगा। ये हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी भी यही कहते हैं कि हमको अपने देश में, क्योंकि अब आज की तारीख में हर देश की इम्यूनिटी अलग है, हर देश का एक्सपोजर अलग है, हर देश को
किस वेरिएंट से एक्सपोजर मिला है। जैसे हमारे BA.2 का एक्सपोजर ज़्यादा रहा, ये बनस्पत यूरोपियन देशों के, तो यूरोपियन देशों में BA.2 बाद में बढ़ा। तो ये हमको देखते हुए अपने देश को अपने हिसाब से एनालाइज करना पड़ेगा और अपने देश के सिनेरियो के हिसाब से हमको चलना पड़ेगा। तो एक तो हो गया जीनोमिक, और दूसरी बात कि पब्लिक की निगाह की बात, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि पब्लिक को भी इस बारे में सतर्कता बरतनी बहुत आवश्यक है कि अगर कोई देश में ये हो सकता है तो हमारे देश में भी कोई बहुत बड़े आश्चर्य की बात नहीं है। पहले हम सोचते थे कि अगर ये तो चाइना में हो रहा है, ये तो इटली में हो रहा है, ईरान में हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे हमारे देश में हुआ और एक जिले से लेकर पूरे 744 जिले हमारे संक्रमित हुए। तो इसी प्रकार हमको इस बीमारी को देखते रहना पड़ेगा आगे भी। नहीं, आपने महत्वपूर्ण बात कही, खास तौर पर जो वेरिएंट्स को लेके कि अलग अलग देशों में अलग अलग आबादी पर, पॉपुलेशन पर उसका अलग अलग तरह से प्रभाव पड़ा। ओमिक्रॉन का ही जैसे आपने जिक्र किया, साउथ अफ्रीका हो, भारत हो, और फिर उसके बाद साउथ कोरिया में जो उसका असर था वो बिल्कुल ही अलग था। हम चलते हैं डॉक्टर रमन गंगाखेड़कर के पास। डॉक्टर गंगाखेड़कर, ये जो बात लगातार की जाती है कि RNA वायरस है, म्यूटेट होता ही रहेगा, अब लोग थक गए हैं डॉक्टर साहब, क्या ये ऐसे ही होता रहेगा? और फिर ये ओमिक्रॉन में इतना क्यों हो रहा है? बाकी में तो इतना नहीं हुआ था, अब क्या हो गया ऐसा? नहीं, ओमिक्रॉन को हमने एक समझना है ना, वायरस म्यूटेट होता है तो उसको दो किस्म के प्रेशर्स ना, एक तो वो RNA वायरस है, ये तो ठीक है, वो तो म्यूटेट होगा ही, लेकिन उसके ऊपर जब ड्रग प्रेशर गिरता है या इम्यून प्रेशर गिरता है तो उसके सामने वो एक चैलेंज करके आता है, तो उसकी वजह से वो म्यूटेट होने की कोशिश करता है। अच्छा, अगर आज आप अगर देखें तो सारे दुनिया में ज्यादातर लोगों को स्पाइक प्रोटीन के आधार पे बनाने वाले सारे वैक्सीन मिल चुके हैं ना। आप mRNA पकड़ के चलिए या हमारी कोविशील्ड पकड़ के चलिए, हम आज बोलते हैं कि तकरीबन 100 लोगों में 100 लोग अगर दुनिया में हैं तो उनमें से 160 डोसेजेस वो 100 लोगों को मिल चुके हैं। यानी इसका मायना क्या है कि 2 डोज लगाए वालों में भी थोड़ी कमती है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन उससे क्या हो गया है, उससे स्पाइक प्रोटीन के ऊपर उसको बार बार उसको चैलेंज करके स्पाइक प्रोटीन में जो बदलाव लाना है उसके, वो चैलेंज आता है। वो चैलेंज की वजह से वो कोशिश कर रहा है ओमिक्रॉन का वेरिएंट कि मैं ऐसे किस्म का वेरिएंट बनाऊं जो मेरे इम्यून सिस्टम को प्रोटेक्शन कर पाएगा। अब अगर ये बात है तो सब वेरिएंट्स दिखेंगे। कुछ आवाज में कुछ तकनीकी कुछ बोलिए आप डॉक्टर गंगाखेड़कर, कुछ ऑडियो में कुछ ब्रेक आ रहा था, आप जारी रखें, फिर देखते नहीं तो ठीक करने की कोशिश करते हैं। जी बताइए, आप हमें सुन पा रहे हैं डॉक्टर गंगाखेड़कर? हाँ, मैं आपको सुन पा रहा हूं, लेकिन पीछे से आवाज आती है उसके। अच्छा, हम उसको ठीक करते हैं। जी, आप अपनी बात जारी रखें। जी बोलिए। जी हाँ, तो बोलने का मकसद क्या है, बाहर का जो स्पाइक प्रोटीन का जो वैक्सीन देने की वजह से जो हमने प्रोटेक्शन किया है, उसकी वजह से आपको असर दिख रहा है कि नए नए किस्म के जो वेरिएंट्स हैं वो अभी भी पैदा हो रहे हैं, क्योंकि उनको उनकी एक इंसान से दूसरे को लगने की जो ताकत होती है, जिसको हम ट्रांसमिशन एफिशिएंसी बोलते हैं, वो अभी बढ़ाने की उम्मीद उनको ज्यादा दिख रही है। तो आपको ओमिक्रॉन में क्या दिख रहा है कि बहुत ज्यादा अलग अलग किस्म के वही ओमिक्रॉन के सब लिनिएजेस आपको दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, अब अगर ज्यादातर ऐसी किस्म के आपको सब लिनिएजेस दिखें तो उसका दूसरा मायना क्या होगा कि इनमें रिकॉम्बिनेंट होगा। रिकॉम्बिनेंट यानी 2 अलग अलग किस्म के विषाणु अगर एक के शरीर में गए तो एक नया किस्म का विषाणु बनने का भी चांस बनेगा। अब इन सारी चीजों को हम साइंस की भाषा में कन्वर्जेंट इवोल्यूशन बोलते हैं। यानी एक ही सब लिनिएज ओमिक्रॉन के वो अभी भी अलग अलग किस्म के बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसको अभी तक वो नहीं पता मिला है कि मेरा सबसे अच्छा वेरिएंट कौन सा है ना। उसकी वजह से ये चारों तरफ अलग अलग किस्म के 100 लोगों को अगर देखें तो 100 लोगों को 10 लोगों को एक किस्म का होगा, दूसरे 10 लोगों को और किस्म का होगा।
ना इस किस्म का हमको प्रभाव दिख रहा है। आप अगर पुराना अगर हम देखें तो उस टाइम पे क्या था, डेल्टा जब आया तो डेल्टा ने पूरे चारों तरफ सिर्फ डेल्टा दिखना शुरू हुआ था ना। आप D14 जो बोलते हैं, D14G ना, वो वेरिएंट जब आया वो भी वैसे हुआ। अल्फा आया तो वो पूरा रिप्लेस किया, लेकिन ओमिक्रॉन में अभी तक हुआ नहीं है। सिर्फ एक अच्छी बात क्या है, अभी भी सीवियरिटी बहुत ज्यादा होती होगी, हॉस्पिटलाइजेशन बहुत ज्यादा होता होगा। ऐसा कोई नया ये जो सबलिनियज इसमें के वेरिएंट्स हैं, इनमें हमको पक्का तौर पे कोई एविडेंस मिला नहीं है, तो पैनिक नहीं होना है। लेकिन अभी भी ओमिक्रॉन आपके शरीर में जाने की कोशिश कर रहा है, उसका परिणाम क्या होगा ये हमको रुक के ही समझेगा। तो हमको रोकना हमारे लिए बहुत अच्छा है। हमको सबको 2 डोज वैक्सीन लेना है, बगैर 2 डोज वैक्सीन के हमको पूरा प्रोटेक्शन मिलेगा नहीं। ठीक है, आपके पास फिर लौटेंगे। डॉक्टर हेमंत ठक्कर के पास चलते हैं। डॉक्टर ठक्कर, आप मुंबई में हैं और एक बात जो हमेशा जब भी कोविड के मामले कहीं भी थोड़े बहुत बढ़ते हैं तो महाराष्ट्र पर नज़र रहती है। ये महाराष्ट्र में ऐसा क्यों होता है, एक तो हम आपसे ये समझना चाहेंगे, और पिछले दिनों की जो रिपोर्ट है उसके हिसाब से वहाँ कुछ नंबर ऑफ केसेस ज़्यादा आए हैं पिछले 2 हफ्ते में। आपको क्या लगता है क्या कारण है? और दूसरी बात इसी के साथ साथ जो मरीज अक्सर जो पाए जाते हैं उनका अगर प्रोफाइल अगर हम समझने की कोशिश करें, क्या कोमॉर्बिड कंडीशन वाले ज़्यादा हैं या एज ज़्यादा है या क्या कारण है? देखिए, महाराष्ट्र एक ऐसा गेटवे है कि हमें नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट सारी जगह से फॉरेनर्स विजिट करते हैं जी। और बंबई खास एक छोटा 7 आइलैंड का मेट्रोपोलिस है, जगह कम है। दिल्ली हॉरिजॉन्टली एक्सपेंडेड है, बंबई वर्टिकली एक्सपेंडेड है, तो हमारा कंजेशन इंडेक्स भी काफी ज्यादा है। हम काफी क्लोजली रहते हैं, हमारी फेस्टिवल्स भी क्राउड्स में होती है, फेस्टिवल्स हॉल्स में होती है वर्टिकली, दिल्ली में मैदान में होते हैं हॉरिजॉन्टली। तो हमारी लोगों के साथ प्रॉक्सिमिटी काफी होती है, तो इसके लिए हमारे थोड़े नंबर्स बड़े हैं। जैसे मेरे सब पैनलिस्ट ने कहा, जरूर ओमिक्रॉन, उसके वेरिएंट्स, लो इम्यूनिटी, बूस्टिंग, वैक्सीनेशन, ये सब जरूरी है, क्योंकि ओमिक्रॉन वायरस एक ऐसा पाला हुआ कोई कुत्ता तो नहीं है कि आपने 2 वैक्सीन से मार दिया तो भूल जाएगा और लौट जाएगा अपने घर में। वो तो म्यूटेट होने वाला है और अक्सर कोशिश करेगा ह्यूमन बॉडी को एंटर करने के लिए। ये एंट्री ह्यूमन बॉडी में आसान होगी अगर ये ह्यूमन इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है, डायबिटिक है, कैंसर का मरीज है, कोई ऐसी दवाइयां लेता है। वैक्सीनेशन की बात मेरे पैनलिस्ट ने सही कही है कि आपको वैक्सीनेशन लेना ही लेना है। क्लिनिकली और प्रैक्टिकली अगर आप देखें तो मेरी तो एडवाइस हमारे पेशेंट्स को यही होती है कि अभी भी पब्लिक प्लेसेस में जरूरत के बिना जाना नहीं, और जब जाते हैं तो मास्क पहनना खास करके पब्लिक प्लेसेस में जरूरी है। आप 5 साल पहले भी अगर देखेंगे तो जब हम सिंगापुर, कोरिया, जापान जाते थे तो मास्क का कल्चर था, एयरपोर्ट्स, स्टेशंस, मॉल्स एक्सेट्रा। जी। मैंने आज ही सिंगापुर में मेरे एक मरीज के साथ बात की जिसको हार्ट का एंजियोप्लास्टी करना था, तो उसने कहा मुझे 15 दिन के बाद का डेट मिला है, क्योंकि सिंगापुर की सारी हॉस्पिटल्स कोविड से भरी हुई है और लिमिटेड बेड्स है नॉन कोविड के लिए। मैं तो प्रार्थना करता हूं और मुझे श्योरिटी है कि हिंदुस्तान में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हमारे अथॉरिटीज ने अच्छा प्लानिंग लेके हमारी इम्यूनिटी बढ़ा दी है। मगर सेफ्टी के लिए जैसे कहा कि भय नहीं चाहिए, सुरक्षा चाहिए। अगर आप मॉल्स में, अगर आप दिवाली शॉपिंग में, अगर आप दिवाली पार्टीज में, एटलीस्ट जब तक आप अकेले या थोड़े कम लोगों के साथ या ओपन में नहीं हो तब तक आप मास्क मत निकालिए, क्योंकि आपकी सेफ्टी है। भले ओमिक्रॉन आपको 3-4 2 दिन ही आपको तकलीफ देगा,
बट इतना ना भूलिए कि ओमिक्रॉन वायरस आपको क्लिनिकली तो 2-3-4-5 दिन में क्लियर हो जाएगा, बट हम लॉन्ग कोविड के जो साइड इफेक्ट्स देखते हैं, जैसे कि पैरालिटिक अटैक्स, हार्ट अटैक्स, क्लॉटिंग प्रॉब्लम्स, तो ये सब प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। तो शेर के मुंह में हाथ डालना ये तो नामुमकिन है, करना भी नहीं चाहिए। और महाराष्ट्र में क्यों, आप सारे हिंदुस्तान में जहां ये क्राउड्स का मामला है जी, खास करके हमारे डायबिटिक पॉपुलेशन में ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जी जी बिल्कुल। डॉक्टर सुजीत सिंह, अभी जब ये खतरे की बात हो रही है वेरिएंट्स को लेकर, तो जाहिर सी बात है आप सबकी नज़र इस बात पर भी होगी कि कौन कौन से देश में वो शहर या जगह हैं जिनको अगर हम हॉटस्पॉट्स कहें या भविष्य में बन सकते हैं। कुछ मामले अगर पिछले दिनों में जीनोम सीक्वेंसिंग के हवाले से अगर हम समझने की कोशिश करें तो आप लोगों की नज़र कहाँ पर है, कौन से वो इलाके हो सकते हैं? नहीं, देखिए, विदेश के तो मैंने आपको बतलाया करीब 10-12 देश आज की तारीख में ऐसे हैं जिनमें कि हमें रिसेंट सर्ज मिली है। चाहे ठीक है। एक तो हम जैसा कि तो वहां से आने वाले यात्रियों को भी ज्यादा स्क्रीन कर रहे हैं हम लोग? हमारा जो पुराना पैटर्न था उसी पर चल रहा प्रोटोकॉल है। जिस तरह का जो आप बात कह रहे हैं वो 2 तरीके की है। नंबर 1, वेरिएंट हमारे देश में भी हो सकता है पैदा, जो कि मतलब वेरिएंट ऑफ कंसर्न हो, जिससे कि पब्लिक हेल्थ इंपैक्ट हो। क्या हमारे देश में मिला है अभी हाल? जी हाँ, मिला है। हाँ? जी हाँ, मिला है। अब महाराष्ट्र में भी मिला है, जैसा कि ठक्कर साहब बता रहे थे। 16-18 कुछ मामले? हाँ जी, कुछ मामले मिले हैं XBB के, जो कि महाराष्ट्र के। और लेकिन मैं आपको 2 चीज़ें और बताना चाहूँगा कि आज की तारीख में हमको ये देखना बहुत आवश्यक है हम टेस्टिंग किसकी कर रहे हैं। तो हमें जो पॉजिटिव केसेस मिल रहे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं। जैसे उन्होंने महाराष्ट्र का, आपने बॉम्बे का जिक्र किया, बॉम्बे, पुणे, थाने, अगर महाराष्ट्र के पूरे केसेस की बात करें तो हमारा मोर देन 40% केसेस इसी एरिया से आ रहे हैं। उसके बाद नागपुर। कर्नाटक की बात करें जो टॉप में 3rd नंबर का राज्य है, वहाँ पे भी आप देखेंगे तो अराउंड 40% ओनली बेंगलोर अर्बन से आ रहे हैं। तमिलनाडु की बात करें तो चेन्नई से। कारण क्योंकि ये हॉस्पिटल, हमारी जो हेल्थ फैसिलिटीज हैं वो इन्हीं बड़े शहरों में केंद्रित ज़्यादा हैं। क्या आप ये कह रहे हैं कि वहाँ टेस्टिंग भी हो रही है इसलिए ऐसा हो रहा है? नहीं जी हाँ, आज की तारीख में हमारी टेस्टिंग स्ट्रेटजी एक डिफरेंट, ऐसा नहीं है कि हम जनरल पब्लिक को टेस्ट उतना नहीं कर रहे हैं। और अगर हम जनरल पब्लिक में नहीं कर रहे हैं तो इन्फेक्शन को नहीं पकड़ रहे हैं। डिजीज के लिए जो आदमी इलाज के लिए हॉस्पिटल में आ रहा है, कई लोग ऐसे हो सकते हैं जो इन्फेक्ट हो रहे होंगे, बिल्कुल, लेकिन चूंकि टेस्ट नहीं हो रहा तो इसलिए पता नहीं चल रहा है। नहीं, उनका माइल्डर इन्फेक्शन होगा। मेरे ख्याल में काफी लोग, जैसा हम होम क्वारंटाइन, होम ट्रीटमेंट की बात कर रहे थे, बहुत से लोग माइल्ड बीमारी से अपने घर में ही रिकवर हो रहे हैं। तो इन्फेक्शन का प्रतिशत सोसाइटी में ज्यादा है। नहीं होगा तो पता भी तो नहीं चलेगा कि उनको हुआ। बिल्कुल सही बात है, लेकिन उसकी कोई मेरे हिसाब से आज की तारीख में इतनी आवश्यकता नहीं है। अच्छा, क्योंकि हम एक सिम्टोमेटिक डिजीज की तरफ बढ़ रहे हैं और हमको सिम्टोमेटिक डिजीज का जो टेस्टिंग पैटर्न है वो हमको ट्रीटमेंट को गाइड करता है। और जो कम्युनिटी में इन्फेक्शन को देखते हैं वो हमारा पैटर्न होता है कि हम इन्फेक्शन को एक ये देखते हैं किस तरीके से बढ़ रहा है। तो अब इसी बात पे वापस लौटते हैं जी। ये जिन जगहों से मामले आ रहे हैं, जी, आपने महाराष्ट्र के कुछ शहरों के भी नाम लिए, तो आप नजर जो है NCDC की अब इन जगहों पे रहेगी कहां से, और क्या जो पॉइंट्स हो सकते हैं एंट्री के, क्या उन पर नजर है? जी हाँ, बिल्कुल आपने सही बात कही। अगर हमको किसी एक जगह से, जैसे गुजरात से या महाराष्ट्र से या पुणे या थाने से मिले हैं केसेस 1-2, अब हमें ये देखना पड़ेगा कि ये पर्टिकुलर जो वेरिएंट है वो, क्योंकि हम लोग एक सैंपल लेते हैं, हर आदमी का जीनोम सीक्वेंसिंग संभव नहीं है और वो किया भी नहीं जाता। तो जिनका हमें अगर एक वेरिएंट मिला है तो हमें यह पता चल जाता है कि उस पर्टिकुलर शहर में, उस पर्टिकुलर एरिया में एक नया वेरिएंट सक्रिय है। अब उस वेरिएंट से ट्रांसमिशन कितना बढ़ा, पॉजिटिविटी कितनी बढ़ी और टेस्टिंग किस हिसाब से हो रही है, इनको सबको हम एपिडेमियोलॉजिकली देखते हैं और अगले 12-14 दिन के अंदर ये देखने की कोशिश करते हैं कि इस वेरिएंट ने हमारे देश में या हमारे शहर में कुछ इम्पैक्ट किया कि नहीं ट्रांसमिशन। दूसरा, हॉस्पिटलाइजेशन भी हम देखते हैं कि जैसे दिल्ली में आप देखिए हॉस्पिटलाइजेशन पैटर्न में अभी कोई इंक्रीज नहीं है किसी भी तरीके की। ऐसे ही जो नए वेरिएंट की बात है हमारे कई शहरों में मिले हैं, ऐसा नहीं है इक्का दुक्का, लेकिन अभी बहुत जल्दबाजी होगी ये कहने के लिए कि हम लोग एकदम से, कोई ऐसी खतरे की बात नहीं है। अच्छा, ठीक है। मैं डॉक्टर गुलेरिया के पास भी जाना चाहूँगा। एक छोटा सा बस आपसे उत्तर चाहूँगा, और वो ये कि आपने जैसे XXB की बात की या BQ1 की हम बात करें या BF7 की बात करें, क्या ये तीनों वेरिएंट भारत में पाए गए हैं?
जी हाँ, भारत में पाए गए। तीनों पाए गए। डॉक्टर गुलेरिया, अब जो एक बात इस समय महत्वपूर्ण हो जाती है, माफ़ कीजिए मैं ऐसा करता हूं कि दर्शक भी बहुत इंतज़ार कर रहे होंगे वो फ़ोन नंबर भी नोट करने के लिए जिस पर वो फ़ोन करके आप सबसे प्रश्न भी पूछ सकें। तो दर्शकों से हमें ये अनुरोध करना है कि आप वो नंबर नोट कर लें। टेलीविज़न स्क्रीन पर वो नंबर आ रहा है, दिल्ली का STD कोड 011 और स्टूडियो का जो नंबर है 23097532। आप फ़ोन करिए, प्रश्न पूछिए। तो डॉक्टर गुलेरिया, अब ये जो मौसम है इस समय उत्तर भारत में, जैसा कि हम जानते हैं, अब सर्दियों की तरफ अब हम चल पड़े हैं। मौसम ठंडा हो रहा है, सुबह शाम काफ़ी ठंडक हो जाती है, लोगों के गले भी ख़राब हो रहे हैं, बुखार भी हो रहा है, कई तरह के और वायरल इन्फेक्शन है, फ्लू हो रहा है लोगों को। लोग क्या करें ताकि एक वो बीमार न पड़े, या जिसको बुखार हो रहा है तो उसको मन में अब इन सब बातों के बाद ये भी डर आएगा कि कहीं मुझे कोविड तो नहीं, तो टेस्टिंग भी कौन कराए, ज़रा प्लीज़ बताइए। तो अभी जो हम कह रहे हैं कि जैसे मौसम बदल रहा है, तो ये ऐसा सीज़न है जब रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन ज़्यादा देखी जाती है जी। जो फ्लू लाइक सिंड्रोम है, ज़ुकाम, बुखार, गले में खराश, खांसी, बॉडी एक्स, फटीग, ये इन्फ्लुएंजा के कारण भी हो सकती है और कोरोना वायरस के कारण भी हो सकती है। अगर हम सिंड्रोमिक अप्रोच देखें कि अगर ये आपको लक्षण है, कोई भी वायरस हो, तो अभी तक जो ट्रीटमेंट है वो बेसिकली सिम्टोमेटिक है। बुखार के लिए आपने दवाई ली, अपने आप को आइसोलेट किया, हाइड्रेट किया, और अगर तकलीफ़ है, सांस की तकलीफ होने लगी, अब तो लोग सैचुरेशन भी मॉनिटर करते हैं जी। सैचुरेशन कम होने लगी, या कुछ ऐसे लक्षण हुए जो थोड़ा वार्निंग साइंस हैं, तो फिर डॉक्टर के साथ एकदम संपर्क करना चाहिए और एक दफ़ा डॉक्टर को कंसल्ट कर लेना चाहिए। जो हाई रिस्क पेशेंट्स हैं, जैसे एल्डरली हैं, या जिनको डायबिटीज़ है, हार्ट की प्रॉब्लम है, या और क्रॉनिक डिजीज़ हैं, या इम्यूनोसप्रेस्ड हैं जी, उनको अगर ये लक्षण हो तो उनको अपने टेस्ट ज़रूर कराने चाहिए, क्योंकि उनमें डायग्नोसिस करना ज़रूरी है, क्योंकि उसके लिए स्पेसिफिक ट्रीटमेंट अगर कोई देना हो तो वो दे सकते हैं। इस मौसम में हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हम प्रिवेंशन कैसे कर सकें। एक तो ट्रीटमेंट की बात होगी जो फ्लू लाइक सिंड्रोम है। जी, ऑल ऑफ दीज वायरल इन्फेक्शन जिनकी हम बात कर रहे हैं वो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से जाते हैं, मतलब उनका रोल ऑफ ट्रांसमिशन यही है कि कोई इन्फेक्टेड पर्सन जब खांसता है जी, तो वो वायरस जो है, चाहे वो इन्फ्लुएंजा का वायरस हो, चाहे कोविड का वायरस हो, वो हवा में कुछ टाइम के लिए रहता है। कुछ एरोसॉल होते हैं, कुछ ड्रॉपलेट्स होते हैं, और कोई व्यक्ति अगर उसके करीब आ जाए, या कुछ फोमाइट ट्रांसमिशन हो, किसी चीज़ को जहाँ पे इन्फेक्शन, किसी सरफेस पे इन्फेक्शन हो, उसको टच करने से इन्फेक्शन आगे फैल सकता है। तो इसीलिए हम यही कह रहे हैं कि इस मौसम में जब भीड़ ज़्यादा होने लगी है, त्यौहार आ रहे हैं, तो जब भी हम बाहर जाएं जहाँ भीड़ ज़्यादा है, जहाँ हमें पता नहीं कोई इन्फेक्टेड है या नहीं है, तो दूरी रखें, मास्क ज़रूर लगाएं, हाथ ज़रूर धोएं, और अगर ज़रूरी नहीं है तो स्पेशली जो हाई रिस्क ग्रुप हैं, बुज़ुर्ग लोग हैं, या जिनको कोमॉर्बिडिटीज़ हैं, वो ये जगह अवॉइड करें, क्योंकि ये देखा जा रहा है कि अब जो है, अगर हम बात करें तो चाहे हॉस्पिटलाइजेशन ज़्यादा नहीं है, एटलीस्ट सिम्टम वाले जो हैं, पेशेंट का नंबर जो है वो बढ़ रहा है, और कई लोग ऐसे हैं जिनको फ्लू लाइक सिंड्रोम हो रहा है, बुखार, नज़ला, ज़ुकाम हो रही है। जी। हम ये कह सकते हैं कि कोविड है या इन्फ्लुएंजा है, लोग टेस्ट नहीं करा रहे हैं, लेकिन जैसे मैंने कहा कि रिस्क फैक्टर्स जो हैं वो दोनों के लिए वही हैं, और ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। कुछ बात आपने कही कि ये तो जांच से बाद में पता चलेगा, लेकिन अगर किसी को भी सर्दी जुकाम के लक्षण हैं, बुखार है, तो आइसोलेट, तो अपने आप को अलग तो कर लेना चाहिए। ये तो दोनों इन्फेक्शन जो हैं वो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन हैं। जी। तो मान लो आप बाहर से आए, आप यंगर एज ग्रुप के, आपको जुकाम, नज़ला, बुखार हुआ, आप ये सोच सकते हो कि चलो मैं तो ठीक हो जाऊंगा, लेकिन आपके घर में आप एल्डरली कोई हैं, पिताजी हैं या ग्रैंड पेरेंट्स हैं, जी, अगर आपने आपको आइसोलेट नहीं करोगे या ध्यान नहीं रखोगे, तो आप सारे परिवार को इन्फेक्शन दे सकते हो, और उसमें कुछ ऐसे हो सकते हैं जिनको ज़्यादा सीवियर इन्फेक्शन हो सकता है। इसलिए आइसोलेट करना ज़रूरी है। जी। और इस समय दिल्ली से हमारे एक दर्शक हैं, कृष्ण कुमार जी, फोन लाइन पर। कृष्ण कुमार जी, बहुत स्वागत, क्या जानना चाहते हैं बताइए। हेलो सर, नमस्कार जी। नमस्कार कृष्ण कुमार जी, सवाल पूछिए। सर, मेरी उम्र 60 साल के करीब है जी, और एक तो प्रदूषण बहुत ज्यादा हो रहा है दिल्ली शहर में जी, और दूसरा जो है ये जो वायरस का हिसाब किताब चल रहा है, ये बीमारी जो फैल रही है, जी, इस बीमारी में अपने स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए खान पान का किस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए, बिल्कुल। किस चीज का परहेज करें, किसका ना करें? जी बिल्कुल। डॉक्टर हेमंत ठक्कर, आप इस प्रश्न का जवाब देना चाहेंगे? रेस्पिरेटरी ट्रैक पे होता है, जी, कोविड वायरस का हमला भी रेस्पिरेटरी ट्रैक पे होता है। जी,
अगर आपको पोल्यूशन से दूर रहना है तो आप खिड़कियां, वेंटिलेशन अच्छा करके मास्क पहनते हैं, तो वही चीज आपको कोविड के लिए करना है। हम आपको कोविड के लिए वैक्सीन कहते हैं। डॉक्टर होने के नाते ये भी कहूंगा कि निमोनिया और फ्लू के वैक्सीन भी अवेलेबल है। हमको तो आपको बचाना है, कोविड से हो या निमोनिया और कारणों से हो, तो आपको हाइजीनिक, कॉमन सेंस और सुरक्षा रख के अगर आपके विंटर को ये देखना है तो पोल्यूशन, वेंटिलेशन, मास्किंग, स्वास्थ्य वाले खाने, आपको कुछ कोल्ड ड्रिंक्स, आइसक्रीम, बर्फ जिससे आपको तकलीफ हो, ये सबको आपको दूर रखना है। और कोई भी सिम्टम्स हो तो आपको फौरन अपने डॉक्टर के पास जाके, जैसे हम अंग्रेजी में कहते हैं, निप इट इन द बड, फौरन आपको दवाइयां ले लेनी है। जी डॉक्टर हेमंत ठक्कर, एक बात और भी बता दीजिए। आपने ये तमाम चीज़ें की जो परहेज है वो तो बताया, क्या बहुत से लोग क्या स्टीम इनहेलेशन करें, गरारे करें, उससे भी फायदा होगा ही? देखिए, स्टीम एक ऐसी चीज है जैसे वो जिंक और विटामिन सी जैसी। कोविड के टाइम पे तो हमें इतने मरीज मिले थे जो स्टीम करके करके अपने वोकल कॉर्ड्स को जला दिए थे, क्योंकि दिन में 4-5 दफे स्टीम करते थे। अच्छा, जरूर आप दिन में 1 दफे स्टीम करिए, गरारे करिए 1-2 दफे, वॉइस को थोड़ा रेस्ट करिए। पोल्यूटेड, खास करके जहां फायर बर्निंग है, फायर क्रैकर बर्निंग है, डस्ट है, वहां से ध्यान रखिए। तो ये घरेलू जो इलाज है, गरम सूप्स पीना, गरम राब खाना, आपको कॉलर पहन के प्रोटेक्शन चेस्ट को देना, कुछ लोकल एप्लीकेशंस, कैम्फर वगैरह लेना, ये सब अगर आप ध्यान रखेंगे तो एंटीबायोटिक और वगैरह की नौबत नहीं आएगी आपको। तो एक कॉमन सेंस के द्वारा बैलेंस करना चाहिए घरेलू इलाज, घरेलू प्रिकॉशंस और फिर दवाइयों की जरूरत। प्रिकॉशन लेना बहुत जरूरी है, एंड प्रिकॉशन, आउंस ऑफ प्रिवेंशन इज वर्थ अ पाउंड ऑफ क्योर। ये बहुत जरूरी है। एब्सोल्युटली। और ये बात बड़ी महत्वपूर्ण है जो आपने कही कि कोई भी जो काम करें, अगर कोई कह रहा है आपको तो संतुलित रहें उसमें, और सबसे बड़ी बात यह है कि विशेषज्ञों की राय लेकर वो काम किया जाए, वरना नुकसान भी हो सकता है। हम मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। फूल वाला, केटरिंग वाला, बैंड वाला, ये लो भाई। बैंड बजेगी पापा, अगर गड़बड़ हुई तो गए पैसे। अरे नहीं रे, बैंक संभाल लेगा। कैसे? मैंने पॉजिटिव पे सिस्टम पे रजिस्टर किया है। बैंक को चेक्स और बेनिफिशियरीज की जानकारी दे दी है। बैंक चेक करेगा, जांच करेगा, डिटेल्स मैच नहीं तो क्लियरेंस नहीं। अच्छा, लाइए मुझे दीजिए। फोटो वाला, लाइट वाला, मंडप वाला। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। Under the visionary leadership of Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi, Ayush is scaling newer heights. Current situation presents a right time for Ayurveda and traditional medicines to become even more popular globally. Ayush-based herbal products are being exported as medicine and food supplements in more than 100 countries. Ayush-related training and courses are easily available in more than 20 nations. Ayush is recognized in 16 countries. The Ministry of Ayush has demonstrated its commitment to effectively fight COVID-19 pandemic. It has issued COVID advisories and guidance, recommended yoga and herbal practice for safety. 8,32,445 Ayush COVID warriors enlisted, taking traditional medicine system to the masses. Committed to health and wellness, Ayush is serving humanity with increasing vigor and efficiency. पैसाबाजार.com पर लोएस्ट इंटरेस्ट रेट वाला लोन भी है और मैक्सिमम लोन अमाउंट वाला भी। ये सब और बहुत सारे लोन ऑप्शंस मिलेंगे सिर्फ पैसाबाजार.com पर। ब्रेक के बाद बहुत स्वागत इस विशेष कार्यक्रम में, और चर्चा को आगे बढ़ाएं उससे पहले नोएडा से हमारे एक दर्शक MK जैन साहब जुड़ गए हैं। MK जैन साहब, बहुत स्वागत। क्या जानना चाहते हैं, बताइए। जैन साहब, अगर आप सुन रहे हैं हमें तो आप सवाल पूछ सकते हैं।
लगता है उन तक हमारी आवाज़ नहीं पहुंच रही या संपर्क अभी उनसे नहीं है। डॉक्टर रमन गंगाखेड़कर, हम आपके पास आना चाहेंगे और ये समझना चाहेंगे जो बात आपने ओमिक्रॉन को लेकर जो बताई हमें, इसके साथ साथ अब जो हालात हैं, अब जिन वेरिएंट्स को लेकर बात हो रही है, क्या ये संभव होगा आने वाले वक्त में? क्योंकि हमने कई बार टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से ये समझने की कोशिश की है कि अगर आने वाले दिनों में कुछ ऐसा हो रहा है तो स्वेज सैंपलिंग से हमें शायद 2-3 दिन पहले पता चल जाता है, तमाम चीज़ें हैं। तो क्या टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से और अब जो हमारी समझ है कोविड को लेकर 2.5 साल में, क्या हम सचमुच अंदाज़ा लगा पाएंगे कि आने वाले दिनों में या कब खतरा सचमुच बढ़ सकता है और किन जगहों पे बढ़ सकता है? नहीं, उसके दो पहलू रहेंगे। एक तो बगैर टेक्नोलॉजी यूज किए अभी जो हिसाब है, जो हमको जितना समझता है, तो हमको ये मालूम है जैसा मौसम बदलता है जी, वैसे ये रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस बढ़ते हैं और रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस बढ़ने की वजह से आपको इसकी तीव्रता ये ज्यादा लोगों को हुआ भी दिखने की शंका रहेगी। अब रहा सवाल, क्या मैं टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके कुछ कह पाऊंगा ना? कई सॉफ्टवेयर्स ऐसे बना रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आधार के ऊपर जी, जिसके ऊपर अगला वेरिएंट कौन सा आएगा ना, उसके ऊपर लोगों की चर्चा ना, वो उसको प्रेडिक्ट करने की ताकत लाने की कोशिश किए जा रही है, जिसके आधार के ऊपर नए वैक्सीन्स बनेंगे। जैसा आपने सुना होगा कि ओमिक्रॉन के खिलाफ एक बाइवैलेंट वैक्सीन बनाया है, यानी पुराना भी जो वुहान वाला वायरस था और उसके साथ में ये ओमिक्रॉन का भी विषाणु जो है, इनको दोनों को मिला के ये वैक्सीन अब अमेरिका में मिलना शुरू हो गया है जी। अब इस किस्म का जो अप्रोच है, इसको अगर हमको सुधारना है तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अप्रोच इस्तेमाल करके नए वेरिएंट्स के तरफ देखना और उसको प्रेडिक्ट करने की तैयारी भी लोग कर रहे हैं, उसमें शायद वो कामयाब भी हो जाएंगे। ठीक है जी। तो रहा सवाल ये है कि अगला प्रेडिक्शन क्या होगा, ये ओमिक्रॉन अभी भी स्टेबलाइज हुआ है, स्टेबलाइज नहीं हुआ ना? अभी भी आप उसकी अगर नजदीकियां अगर देखें अलग अलग वेरिएंट्स की जी, तो आपको नजर आता है जो नए वेरिएंट्स आ रहे हैं ये एक में से थोड़े से दूर है, थोड़े से भिन्नता बढ़ते जा रही है। इसका मायना एक और हो सकता है जी, अभी अगला जो वेरिएंट आएगा वो शायद ये ओमिक्रॉन लीनिएज को छोड़ के नया वेरिएंट आने का चांस बढ़ते जा रहा है। लेकिन उसके लिए हम सब लोगों को एक करना पड़ेगा, खुद को सुरक्षित करना ये हमारे लिए बहुत जरूरी बनेगा। अगर ये बाइवैलेंट वैक्सीन जो है, जो ओमिक्रॉन और ये वुहान वायरस मिला के बनाए वाली जो है जी, ये अगर लोगों ने ज्यादा प्रमाण में ली तो एक तो पक्की चीज हो जाएगी कि अगला जो वेरिएंट है वो ओमिक्रॉन छोड़ के दूसरा कुछ आएगा। तो इसमें अलग अलग किस्म के थियोरेटिकल मॉडल्स हमको सोचना पड़ेगा, लेकिन हमको खुद को अगर प्रोटेक्ट करना है तो जितने वल्नरेबल लोग हैं, जितने लोगों की उम्र ज्यादा है, जिसको क्रॉनिक मॉर्बिडिटी है जी, उन लोगों ने बूस्टर नहीं लिया होगा तो बूस्टर लेना है और अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए ये नया कोई वेरिएंट मेरे शरीर में ना आए, इसके लिए मैंने मास्क लगाना है। जब जब भी ऐसे लगेगा कि घर में कोई इंसान आया, वो आज त्योहार का मौसम है तो उसमें आ रहा है, वो छींक रहा है, वो खांस रहा है, उसको शायद बुखार है, अपने आप का बचाव अपने हाथ में है, हमने करना। डॉक्टर गंगाखेड़कर, ये जो आपने त्योहारों की बात कही है, आज हम बिल्कुल इस पर अब अगले इस हिस्से में उसी पर ही चर्चा होगी कि त्योहार के मौसम में किस तरीके से हमको सुरक्षित रहना और करना क्या है। लेकिन उससे पहले वो दर्शक जुड़ गए नोएडा से, एमके जैन साहब। जैन साहब, क्या जानना चाहते हैं, बताइए। एमके जैन साहब, आप सुन रहे हैं हमें? लगता है फिर वही हाँ जी जी। जैन साहब जी बताइए। मैं ये जानना चाहता हूँ, मैं 67 इयर्स का व्यक्ति हूँ जी। 67? हेलो जी जी, बोलिए। हेलो जी, हम सुन रहे हैं जैन साहब, आप बोलिए। व्यक्ति हूँ और मैंने 67, हाँ जी, और मैंने प्रिकॉशनरी डोज के बाद
एक फोर्थ बूस्टर डोज भी लिया है जी। और एक बूस्टर डोज जी, लिया है बोलिए। 6 मंथ के बाद। ठीक है, क्योंकि मुझे यूएस जाना पड़ा था। ठीक है। इसलिए जैन वहाँ साहब, जाकर के मैं- जी जैन साहब, आपका सवाल हम समझ गए। डॉक्टर गुलेरिया, इनका प्रश्न ये है कि इन्होंने 2 डोजेज ले ली, फिर बूस्टर भी लग गया, 6 महीने के करीब इनको हो गए हैं, तो अब ये जानना चाहते हैं 67 साल की उम्र है, क्या एक और बूस्टर इनको मिलेगा? ऐसी कोई संभावना है? क्या है नीति? इनका ये कहना है कि ये बूस्टर डोज लेके एक और भी लगा चुके हैं जी, क्योंकि इनको यूएस जाना था। जी, तो इम्यूनिटी पॉइंट ऑफ व्यू से और या वैक्सीन पॉइंट ऑफ व्यू से तो इन्होंने अपना मतलब 2 बूस्टर हो चुके हैं इनको और बूस्टर की अभी ज़रूरत नहीं है। और जैसे डॉक्टर गंगाखेडकर कह रहे थे कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमारे पास नई वैक्सीन आ जाएगी, बाइवेलेंट वैक्सीन, जो नए जो स्ट्रेन हैं ओमिक्रॉन या फ्यूचर स्ट्रेन को कुछ हद तक कवर कर पाएंगी। जी। तो अल्टीमेटली जो वैक्सीनेशन स्ट्रैटेजी होगी वो उस टाइप की होगी कि जो अब सर्कुलेटिंग स्ट्रेन है, जी, जो ज़्यादा इन्फेक्शन कर रहा है, हम उसके अगेंस्ट प्रोटेक्शन कर पाएँ। और इसलिए अभी मेरी तरफ से तो उनको वैक्सीन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, स्पेशली जो त्योहारों का अब मौसम आ रहा है तो बाहर जा रहे हैं तो मास्क लगा के रखें, भीड़ अवॉइड करें। जी। अगर किसी एरिया में है, इंडोर एरिया में है जहाँ पे क्राउड ज़्यादा है, तो ये देखें कि वहाँ अच्छी वेंटिलेशन है, ऐसी एरियाज़ को अवॉइड करें। अगर कहीं जाना है तो बाहर अगर मिलना है लोगों को तो आउटडोर में बेटर है। इंडोर में जहाँ पे वेंटिलेशन ठीक नहीं है वहाँ पे इन्फेक्शन फैलने के ज़्यादा चांसेस हैं। और जैसे उन्होंने कहा कि इनकी एज ज़्यादा है, 67 ईयर्स हैं, तो इनको थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। जी। डॉक्टर सुजीत सिंह, एक बात ये समझना चाहेंगे, अब जैसे त्योहारों का मौसम है, अगर हम सर्वेलेंस और जीनोमिक सीक्वेंसिंग के हिसाब से अगर हम समझना चाहें तो लोग इकट्ठे हो रहे हैं, सब कुछ है, आपके सामने किस तरह की चुनौती है त्योहारों के मौसम को लेकर? नहीं, ये निश्चित रूप से एक चैलेंजिंग पार्ट है। और दोनों ही दृष्टि से मैं ये कहूँगा, जैसा कि डॉक्टर गंगा ने बतलाया, देखिए हमारा जो वायरस के प्रति जो वैक्सीन बनी है जी, वो बनी है पेंडेमिक काल में। पेंडेमिक काल में जो वैक्सीन की टेक्नोलॉजी थी उसने टारगेट किया जो हमारे पास सबसे पहला कोविड या वुहान वेरिएंट या उसके बाद के वेरिएंट आया। अब जो नए वेरिएंट्स हमारे आ रहे हैं वो वायरस अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर रहा है, मतलब जो हमारी इम्यूनिटी डेवलप हो रही है उस इम्यूनिटी को इवेड करने की या अपने आप को ज़्यादा सर्वाइव करने की वो प्रकृति अपना रहा है। तो इस प्रकृति के तहत वायरस म्यूटेट करता जाता है। जब भी वायरस इन्फेक्टेड पर्सन में जाएगा वो अपनी कॉपीज बनाएगा और कॉपीज बनाने के दौरान वो कुछ ना कुछ 5 या 7% तक नॉर्मली भी म्यूटेट करता है, नए वो आते हैं। लेकिन जो हमारा स्पाइक प्रोटीन एरिया है वो करीब 1273 अमाइनो एसिड्स का है, काफ़ी बड़ा एरिया है। तो उसमें परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बहुत होते रहते हैं और यही परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हाई ट्रांसमिशन, कभी कभी सीवियरिटी देते हैं। तो ये हमारे लिए एक बहुत ही ध्यान देने योग्य बात है। अब बात आपने दूसरी की कि हमारे जो त्यौहार की बात है, देखिए त्यौहार के दौरान हमको एक सतर्कता जनता को भी बरतनी है कि वायरस के नए वेरिएंट आ गए हैं, नंबर 1। तो हम लोगों को एहतियात, जो कि हमारी बिल्कुल 100% प्रोटेक्शन वाली है, जिनको हमने 2 साल से आजमाया हुआ है, चाहे हम वैक्सीन कहें, चाहे सोशल डिस्टेंसिंग कहें, चाहे हम ये कहें कि हमको जहाँ ज़रूरत ना हो वहाँ भीड़ बढ़ाएं, या हमारे पास कोई इन्फेक्टेड पर्सन है उससे हम दूरी बना के रखें। तो ये हमको जो नॉन प्रोटेक्शन वाले जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जिनको हम कहते हैं, उसको हम, जिसने हमको हमेशा प्रोटेक्शन दिया, उसको अपनाना चाहिए। नंबर 2 बात, जहाँ से शासन की प्रति बात कर रहे हैं, हम लोग इस बात पर निगाह रखे हुए हैं, कहीं कोई सुपर स्प्रेडर इवेंट होता है जहाँ ट्रांसमिशन ज़्यादा बढ़ने लगता है, तुरंत हम वहाँ के ज़्यादा सैंपल्स को लेके जो सीक्वेंसिंग के लिए अप्रोप्रिएट सैंपल्स हैं उनसे सीक्वेंसिंग करके और जल्दी पता करने की कोशिश करते हैं। लास्ट पॉइंट मैं कहूँगा सीवेज सीक्वेंसिंग। आज करीब 15 से 20 शहरों में हमारे यहाँ सीवेज सीक्वेंसिंग हो रही है और सीवेज सीक्वेंसिंग से हमको करीब 10 से 12 दिन पहले ये पता लग जाता है किस एरिया में ट्रांसमिशन किस प्रकार चल रहा है। ये पता नहीं चलता कि क्योंकि वो सीवेज में डेड वायरस आता है यूजुअली, तो हमको ये पता नहीं चलता, लेकिन ये अंदाज लग जाता है कि 15 दिन बाद कुछ राइज में हो सकता है, जो कि हम दिल्ली में भी किया। ओमिक्रॉन के द्वारा ये मॉडल हमारा टेस्ट भी हुआ और ऐसे ही CCMB हैदराबाद में कर रहा है, बॉम्बे में भी कर रहा है, NIB पुणे की ICMR के सहयोग से भी काफ़ी इंस्टीट्यूट कर रहे हैं। तो ये एक हम लोग इस पर भी लगे हुए हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, ये भी एक हमारी टेक्नोलॉजी है। तीनों तरफ फ्रंट है, जनता से जो सैंपल मिलते हैं वो,
सीवेज से जो सैंपल मिलते हैं वो, और तीसरे हॉस्पिटल से जो सीवियर अगर कोई इन्फेक्शन वाले होते हैं उनके सैंपल्स। इन तीनों के द्वारा हम ये पता करने की कोशिश करते हैं कि इन तीनों से कहीं कोई नया वेरिएंट लिंकेज तो नहीं है। अब एक बात बताइए डॉक्टर सुजीत कुमार सिंह, जो आप जो बात कह रहे हैं इस बात से और फिर जो बात आती है जहाँ से कार्यक्रम शुरू हुआ था कि कोरोना के नए वेरिएंट और विशेषज्ञों ने जताई चिंता, इस बात को आप किस तरीके से फिर लेंगे इस समय? नहीं, मैं उसी तरीके से लूँगा कि देखिए, हम लोगों को ये बात अपने बिल्कुल जहन में बिठा लेनी चाहिए कि वायरस का म्यूटेशन चलता रहेगा और दुनिया में जब तक कि हर देश सुरक्षित नहीं है तब तक हम भी सुरक्षित नहीं हैं। और इसी असुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सावधानी जरूरत है, लेकिन डर की या पैनिक की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, क्योंकि 2 अगस्त के बाद से लेके हमारे देश में एक डिक्लाइनिंग ट्रेंड है। वेरिएंट तो चल रहे हैं, दुनिया में भी चल रहे हैं, हमारे आसपास भी चल रहे हैं, वेरिएंट आते रहेंगे। जी हाँ, वेरिएंट आते रहेंगे और हम लोग इसको मॉनिटर कर रहे हैं। लेकिन जब ऐसा कुछ होगा तो निश्चित रूप से सरकार भी जागरूकता से इसके ऊपर ध्यान रखे और कार्रवाई करेगी। कुछ और बातें भी जानेंगे त्योहार के मौसम में, अब एहतियात क्या बरतनी है और क्या कर सकते हैं वो भी, लेकिन उससे पहले गुरुग्राम से एक हमारे दर्शक हैं मनोज। तो मनोज जी क्या जानना चाहते हैं, बताइए। नहीं सर, मैं डॉक्टर गुलेरिया से ये जानना चाह रहा हूँ। वो सुन रहे हैं जी, बताइए। हेलो, हाँ आप सवाल पूछिए जी, बताइए। डॉक्टर गुलेरिया से मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि और कंट्रीज में अभी सेकंड बूस्टर डोज लगने लगी है, हमारे यहाँ वो सेकंड बूस्टर डोज का अभी टाइम डिक्लेयर नहीं किया कि कब लगेगी, कितना टाइम पीरियड के बाद लगेगी। और दूसरा ये सवाल है जी कि जिनको कोविड हुआ है उनके वाइटल ऑर्गन्स में कुछ इफेक्ट आया है कि नहीं, कि डैमेज हुए हैं कि नहीं, उसका कोई कॉमन टेस्ट है जिससे वो कॉमन टेस्ट करा के ये पता लग जाए कि इनके वाइटल ऑर्गन सारे ठीक हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी डॉक्टर गुलेरिया। तो पहली चीज़ तो जो उन्होंने दूसरा सवाल पूछा कि कोई वाइटल ऑर्गन पे डैमेज तो नहीं है, ये बेसिकली ये है कि कोविड के बाद हम देखते हैं जिसको हम कहते हैं लॉन्ग कोविड, और लॉन्ग कोविड में कई ऑर्गन्स इफेक्ट हो सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई टेस्ट नहीं जो हम कहें कि आपका हार्ट पे इफेक्ट नहीं हुआ या ब्रेन पे इफेक्ट नहीं हुआ या क्लॉटिंग सिस्टम नहीं है या जो हम कहते हैं कि मस्कुलर इफेक्ट नहीं है। इट इज़ मेनली सिम्टोमेटिक। कुछ हम बेसलाइन टेस्ट कराते हैं जो देखने के लिए कि बॉडी में इन्फ्लेमेशन तो ज़्यादा नहीं है या क्लॉटिंग के चांसेस ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन कोई ऐसा एक बायोमार्कर नहीं है या ऐसा कोई टेस्ट नहीं है जो हम कहें कि ये प्रेडिक्ट कर सके कि आपको कोविड के बाद कोई क्रॉनिक सिम्टम या कोई क्रॉनिक डैमेज होने के चांसेस हैं या नहीं है। रही बात वैक्सीन की, अभी तक तो बूस्टर डोज ही चला हुआ है जो हमारा चल रहा है, और हम यही कहते हैं कि जिन लोगों को अब ड्यू है वो उनको लगा लेना चाहिए, क्योंकि कई लोग अब वैक्सीन नहीं लगा रहे हैं। बहुत लोग ये सोचते हैं कि अब कोविड ख़त्म हो गया, अब वैक्सीन की ज़रूरत नहीं है। तो अगर वैक्सीन उनका ड्यू है, स्पेशली जो हाई रिस्क ग्रुप हैं, एल्डरली लोग हैं जिनको कोमॉर्बिडिटीज़ हैं, और अब उनका बूस्टर डोज या प्रिवेंशन डोज ड्यू है, तो वो ज़रूर आके लगाएं। ये देखा गया है कि कई लोग अब थोड़ी सी ढील हो गई है कि वो नहीं लगा रहे हैं, और हम जैसे बात कर रहे हैं कि अभी भी डेटा ये कहता है कि अगर आपने बूस्टर डोज लगाएं तो आपको प्रोटेक्शन ज़रूर मिलेगा, न्यू वेरिएंट से भी प्रोटेक्शन मिल रहा है, तो इसलिए वैक्सीन लगाना बहुत ज़रूरी है। अभी तक हमारे देश में और एक्स्ट्रा डोज की अभी कोई ज़रूरत नहीं है। जी डॉक्टर गंगा खेड़कर आपके पास आना चाहेंगे और इस बातचीत के चक्र में अब ये समझना चाहेंगे अब कि त्योहारों के मौसम में हम करें तो करें क्या। ये अगर हम जैसे आप जैसे विशेषज्ञ जब ये कहते हैं कि सबको ये ध्यान रखना चाहिए कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर करें, तो लोग जिसे कहते हैं कि मतलब भय बिन होए ना प्रीत, तो वो वाली बात हो जाती है। लोगों के मन में जब डर होता है किसी बात का तो अक्सर उस चीज़ का पालन करते हैं। इसी वजह से हम देख रहे हैं कि चूंकि लोगों को लग रहा है कि कोविड के केसेस में बहुत गिरावट है, इसलिए भीड़ भी आपको दिख रही है और भीड़ के साथ साथ लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे, ये आदत बदलेगी कैसे? नहीं, हम सबको एक चीज समझना है ना, अभी ओमिक्रॉन के पीरियड में हमको एक दिखा कि हॉस्पिटलाइजेशन ज्यादा नहीं बढ़ा, डेथ्स नहीं हो रहे हैं जी। इसका मायना कोई मर ही नहीं रहा है, कोई हॉस्पिटलाइज हो ही नहीं रहा है, ये तो कोई नहीं बोलता है। आप एक चीज सोचें कि हम अगर ऐसे बोलें कि जंगल में सांप होते हैं, लेकिन ज्यादातर सांप वो हमको अगर आके काटे भी
तो उससे भी हमको बहुत बड़ी शिकायत होगी, ऐसे नहीं होते हैं। लेकिन इसका मायना कोई भी सांप अगर दिखा तो क्या आप अपने आप को उसके सामने खड़े करेंगे और उसको काटने देंगे? ये हम नहीं कर सकते हैं। हम सबको, हमारी खुद की सेहत है, हमको संभालना पड़ेगा। हम सबको ये समझना पड़ेगा, अगर मैं जवान हूँ, अगर मैं यंग हूँ, मुझे अगर कोई किसी किस्म की इसका डर नहीं है कि मैं शायद हॉस्पिटलाइज होगा नहीं, ये मुझे पक्का मालूम है, या शायद होगा नहीं, ये सही होगा, तो कम से कम मैंने एक रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर बताना है कि मेरे वजह से दूसरे को ना लगे। तो दूसरे को अगर नहीं लगना है तो आपको तो मास्क पहनना ही पड़ेगा। आपको अगर सामने कोई इंसान है कि जो वल्नरेबल है, उसको अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, तो उसको खुद को मास्क पहनना पड़ेगा। तो हम जो पुराने समय पे बोलते थे, त्योहारों के मौसम में आप अगर बीमार दिख रहे हैं, आपको बुखार है, आपको खांसी है, जुकाम है, तो दूसरों के घर तो कम से कम ना जाएं, खुद को आइसोलेट करें। आप अगर जाते भी हैं, अगर कोई इंसान, जब हमको ये डर लगता है कि घर में के बूढ़े लोगों को शायद ये बीमारी लगेगी, कम से कम जो यंग लोग हैं वो लोगों ने अलग से खाना है, और जो बूढ़े लोग हैं उनको अलग से बिठाइए। यानी कम से कम खाना खाते वक्त का जो एक्सपोजर हो सकता है वो भी हम रोक पाएंगे। और सबसे बड़ी बात ना, हर जो 60 प्लस है, जो क्रॉनिक मॉर्बिडिटी वाला है, उसने बूस्टर लेना या प्रिकॉशनरी डोज लेना ये बहुत जरूरी है। ठीक है। अभी भी ओमिक्रॉन है, बिल्कुल, अभी भी कोविड की थोड़ी तीव्रता कम हो चुकी होगी जी, लेकिन इसका मायना ये बूढ़े लोगों में बहुत ज्यादा कम हो गई होगी, ये बोलना शायद बराबर नहीं रहेगा। जी बिल्कुल। और समय थोड़ा सा बचा है, लेकिन हमारे एक दर्शक हैं टेलीफोन लाइन पर, अनवर अली राजस्थान से। अनवर साहब, बहुत स्वागत आपका, आप जल्दी से सवाल पूछ लीजिए। जी जी सर। जी अनवर साहब, सवाल पूछें। नमस्कार सर। नमस्कार अनवर साहब, जी बताएं। हाँ सर, मैं जोधपुर राजस्थान से बोल रहा हूँ सर। जी सर, मुझे दिसंबर 2012 से सर जनरली जुकाम रहता है, तो कोविड के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे को कुछ खास प्रिकॉशन बता दीजिए ताकि मेरे को उससे थोड़ा बेनिफिट मिले। तो इनको कहना है कि उनको 10 साल से जुकाम रहता है जो एलर्जिक लगता है, क्योंकि मौसम से हो सकता है जी, और ये एलर्जिक टेंडेंसी है जी, और इसलिए जो हम कह रहे हैं कि कोविड से बचने के लिए, क्योंकि इनके सांस की नाली और अपर एयरवेज जो हैं ज़्यादा सेंसिटिव हैं जी, तो इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा हैं, थोड़ा ज़्यादा तकलीफ भी हो सकती है। तो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर और वैक्सीन इनके लिए बहुत ज़रूरी है। अपना वैक्सीन ये ज़रूर लगाएं, अगर नहीं लगाया तो वो बूस्टर डोज भी लगाएं, और मास्क लगा के रखें। एंटी एलर्जिक मेडिसिन जब ये मौसम बदलता है तो अब ले सकते हैं, और हाथ रेगुलरली धोएं। और अगर किसी को ज़ुकाम नज़ला है तो उससे परहेज़ रखें, धूल धुएं से, पोल्यूशन से वो अपना ध्यान रखें, क्योंकि उससे भी इनका एलर्जी जो है वो बढ़ सकती है। जी। डॉक्टर सुजीत कुमार सिंह, ये बात जो डॉक्टर गंगा खेड़कर ने रखी कि किस तरीके से अपना ध्यान रखना, अगर कोई भी लक्षण है तो भीड़ में न जाएं, क्या कहना चाहेंगे? सिर्फ लोगों को अगर ये कहें कि आप मास्क लगाइए, लोग नहीं लगाते तब तक जब तक कि उनको या तो खतरा दिखे या उस पर कोई जुर्माना लग रहा हो। तो अमूमन लोगों में अभी फ़िलहाल, और फिर मामले भी नहीं बढ़ रहे हैं, तो क्या आप उनको कहना चाहेंगे कि वो ज़रूर मास्क लगाएं? नहीं, मैं वो तो सबने कह दिया, सब लोगों की जानकारी में है, और अब ये लोगों को अपने स्वास्थ्य का ध्यान हमको खुद रखना है, मुख्य चीज़ ये है। दूसरी चीज़ मैं एक वैक्सीनेशन पर जरूर स्ट्रेस करना चाहूँगा। हाँ। हमारा वैक्सीन न सिर्फ हमको प्रोटेक्ट करता है बल्कि एक कम्युनिटी लेवल इम्यूनिटी डेवलप करता है। पूरी अगर कम्युनिटी में 90% लोगों को अगर वैक्सीन लगा हुआ है, प्रोटेक्टेड है प्रिकॉशनरी डोज से भी, तो पूरे कम्युनिटी में जो वैक्सीन का इसका इन्फेक्शन का स्प्रेड है उसको भी रोकता है। तो इस तरीके से हमको डबल बेनिफिट मिलता है, कम्युनिटी में इन्फेक्शन रुकता है और हमको व्यक्तिगत रूप से प्रिकॉशन वो तो मिलता ही है। ठीक है, अब चलते चलते सिर्फ 30 सेकंड में डॉक्टर गंगा खेड़कर क्या कहना चाहेंगे? दिवाली का वक्त है, आप शुभकामनाएं देते हुए क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? क्या करें वो 30 सेकंड में? बहुत सारे शुभकामना दूंगा जी। आज धनतेरस का दिन है। हाँ। धनतेरस यानी धनवंतरी का दिन होता है जी, बिल्कुल। आपके घर में अगर लक्ष्मी और आनंद न चारों तरफ अगर फैलना है तो धनवंतरी एक ही बोलता है कि आपने बूस्टर डोज लगाना है। जितनी आपकी
प्रिकॉशंस लेना है और मास्क का इस्तेमाल जब भी कभी आप अलग अलग स्थिति में होते हैं जी, जो हमने पहले ही बताया उस वक्त करना है। ठीक है। डॉक्टर सुजीत सिंह क्या कहना चाहेंगे? बस मैं यही कहना चाहूँगा, त्योहारों में लापरवाही ना बरतें, कहीं ऐसा ना हो लापरवाही हमारे या हमारे घर के बुजुर्गों पर भारी पड़ जाए, फिर बाद में हम लोगों के सिवाय पछताने के कुछ नहीं बचता, जो हम देख चुके हैं डेल्टा वेरिएंट के द्वारा भी और आगे भी, और इस प्रकार ये हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। जी, डॉक्टर गुलेरिया। मैं यही कहना चाहूँगा सबसे पहले कि सब लोगों को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और दिवाली अच्छी रहे इसलिए ये ज़रूरी है कि हम पूरी तरह से सावधानी बरतें, मास्क ज़रूर लगाएं, हाथ धोएं, और जो हाई रिस्क ग्रुप हैं वो भीड़ अवॉइड करें। दिवाली में तो आप खुद मनाना चाहते हैं, सबके साथ मिलना चाहते हैं, लेकिन सावधानी ज़रूर रखें और अपना पूरा ध्यान रखें। डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, डॉक्टर सुजीत सिंह, डॉक्टर रमन गंगाखेड़कर, आप तीनों विशेषज्ञों का बहुत धन्यवाद, और हमारे सभी दर्शकों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। चलते चलते खुर्शीद तलब के शेर के साथ हम बात को ख़त्म करना चाहेंगे। वो ये कहते हैं कि कोई चिराग जलाता नहीं सलीके से, मगर सभी को शिकायत हवा से होती है। ध्यान रखिए, अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित दिवाली मनाइए। अनंत शुभकामनाएं दिवाली की। धन्यवाद, नमस्कार।